Good morning students. Today we are discuss our topic of law of combination. Law of combination. देखो बच्चों, आपने अभी तक जो भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी की है तो उसमें आपको कई बार ऐसे फील हुआ होगा कि कोई भी अपनी मर्जी से या बोर्ड पर या अपनी जो कॉपी होती है उसमें अपनी मर्जी से दो एलिमेंट्स को अपने रिएक्शन करवा के और प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, या दो कंपाउंड की रिएक्शन से अपने क्या बना सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसे अपनी मर्जी से किसी भी एलिमेंट्स को और किसी भी कंपाउंड्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या होता है कि अपने को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं और यहाँ पर अपने कुछ रूल्स स्टडी करेंगे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही कोई भी जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकल रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहला रूल्स अपने देखते हैं और वो रूल्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड रूल स्टडी करेंगे अपने, यहाँ पे टोटल 5 रूल स्टडी करेंगे अपने 11th की जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, उसमें टोटल 5 रूल स्टडी करेंगे और उसमें सबसे फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड रूल्स देखते हैं अपने और वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड रूल्स जो रहेगा वो रहेगा अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड जो फोर्थ रूल रहेगा वो ये रहेगा गेलू-सेक रूल्स। गेलू-सेक रूल्स। एंड जो फिफ्थ रूल्स रहेगा अपना वो रहेगा आवोगाद्रो रूल्स। आवोगाद्रोज रूल। तो देखो, कोई भी जो एलिमेंट है या कोई भी जो कंपाउंड है वो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए अपने को ये 5 रूल स्टडी करने होंगे। ऐसे अपनी मर्जी से किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन नहीं करवा सकते किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, या किसी कंपाउंड के किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, या किसी एलिमेंट के किसी कंपाउंड के साथ आपस में अपने रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो देखो, अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो, ये जो रूल्स है सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसका साइंटिस्ट कौन था, मतलब कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। उस साइंटिस्ट का नेम पता होना चाहिए। एंटोनी, और इसका फुल नेम है लेवोजियर। ये साइंटिस्ट है, ठीक है। एंटोनी लेवोजियर ने इसको डिस्कवर किया था। थोड़ी सी स्पेलिंग सही करते हैं, टोइनी, TOINE, ये स्पेलिंग रहती है इसकी, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। तो इसके साइंटिस्ट का भी ध्यान रखना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने। अब देखो, इस रूल्स को स्टडी करने से पहले अपने एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं।
आपने कुछ भी चीज़ जो है, कुछ भी कंसेप्ट है वो रटने नहीं है, अपने को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और इन फ्यूचर अगर अपने को जरूरत पड़े तो देखो लैंग्वेज वैसी बुक की ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने को पता तो होना चाहिए कि अपने जो भी रूल्स स्टडी करने जा रहे हैं या जिस रूल्स को अपने स्टडी करेंगे उसमें है क्या। ठीक है, वैसे इसका जो नेम है बस ये इतना ही रूल है, पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल है CaCO3। इसका नेम पता होना चाहिए आपको। कोई भी जब अपने रिएक्शन कराएंगे तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या क्या है उसके अपने को नेम्स पता होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब अपने हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर अपने को दो टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और वो एक तो मिलेगा अपने को CaO और फिर एक और प्रोडक्ट मिलेगा अपने को CO2। CO2 ये आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब उन्होंने हीट किया तो अपने को दो टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। क्या, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो अपने पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आपको अगर ये जो वर्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास इसका मीन पता है तब अपने क्या है कि ये रूल यहीं पे कंप्लीट है। बट है क्या, ये अपने एग्जांपल से स्टडी कर रहे हैं तो देखो क्या करना है अपनों ने। सबसे पहले आपको जो एटॉमिक वेट है वो पता होना चाहिए, और इसके लिए मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी लास्ट कई लेक्चर के अंदर। उसमें अपनों ने कुछ एग्जाम्पल भी स्टडी किए थे, उसका जो प्रोसीजर क्या रहता है वो भी चेक किया था, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ। कैल्शियम होता है, उसका एटॉमिक वेट होता है 40, और क्या क्या है यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक वेट होता है 12, कितना होता है 12, और जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक वेट होता है 16, कितना होता है 16। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट है इसका टोटल वेट कितना होगा, तो टोटल होगा 40 प्लस 12 प्लस, अगर मैं बात करूं 60 जो है ऑक्सीजन के 1 एटम का मास है। कितने एटम का, 1 एटम का मास है, और यहाँ पर कितने एटम है 3। तो अपने क्या करेंगे 3 × 60, टोटल करते हैं अपने 40 प्लस 12 प्लस 48, ये कितना हो गया 48 12 60 और 40 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास कितना आया अपने पास 100, कितना मिला अपने को 100। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट कोई भी रिएक्टेंट था, उसको जब हीट किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। आपको ये तो पता होगा कि ये जो भी होता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट, और इसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। ठीक है, और ये जो साइन है एरो का, इसके ऊपर जो भी अपने लिखते हैं वो कैटलिस्ट लिखते हैं। क्या होते हैं वो, कैटलिस्ट। आपको पता है कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, कोई भी जो रिएक्शन है ना उसकी फॉर्मेशन में कैटलिस्ट यूज होते हैं। यूज कैसे होते हैं कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, A + B, एक बार इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, अपने लॉ को थोड़ी सी अलग बात करते हैं अपने रिएक्शन की। A + B कन्वर्ट हो गए C + D में, ये तो है रिएक्टेंट, और फॉर्मेशन हुई प्रोडक्ट की। किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो अगर A एंड B को अपने रिएक्ट करवाया और रिएक्ट करवा के ही C एंड D की फॉर्मेशन होगी, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ फिर अपने इसके अंदर क्या ऐड करते हैं,
कैटलिस्ट यूज करते हैं। फिर इसके अंदर अपने क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये क्या होते हैं कि ए एंड बी को आपस में रिएक्ट कराने के लिए जो भी सब्सटेंस यूज किया जाएगा उसको कैटलिस्ट बोला जाएगा। ये जो कैटलिस्ट है ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने के बाद में अपने को वैसे के वैसे मिल जाते हैं, मतलब ये जो है ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट रिएक्शन जो है उसको प्रोड्यूस कराने की में क्या होते हैं, यूज होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, यूज होते हैं, और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी तब अपने इसको वापस वैसे के वैसे वहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो ये एक छोटा जनरल इंट्रो था कोई भी रिएक्शन के लिए। अगर मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो हीट कर रहा हूँ मैं, तो हीट कर रहा हूँ वो भी एक टाइप का कैटलिस्ट ही है। या फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें अपने प्रेशर दे रहे हैं, क्या लगा रहे हैं इसमें, अपने इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर है वो भी एक टाइप का कैटलिस्ट ही है। क्लियर। अब आ जाओ वापस अपनी रिएक्शन पर। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और हीट के अपने को मिले दो टाइप के प्रोडक्ट, और दोनों प्रोडक्ट कौन से हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है इसका भी मास चेक करते हैं कितना होता है। कैल्शियम का कितना 40 प्लस 1, ऑक्सीजन एटम का मास कितना, ये रन कितना है 16, कितना हो गया 56। अगर मैं बात करूं CO2 का, यहाँ पर CO2 का मास चेक करते हैं, C का कितना 12, और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है 16, एंड 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो गया 44। तो देखो रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब रिएक्टेंट जो था उसका मास था 100, कितना था 100 था, और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई इसके मास को अगर अपने कैलकुलेट करें तो ये भी अपने को कितना मिला 100 ही मिला। क्लियर। तो बस ये जो है यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि कोई भी जो रिएक्टेंट है वो अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अच्छा प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2, 3, 4, 5 कितने ही हो अपने को मतलब नहीं है, जितने भी टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी सब के मास को कैलकुलेट करेंगे तो वो जो मास है उसका मास और जो रिएक्टेंट है उसका मास क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके लिए अपने क्या बोल सकते हैं, इसके लिए ये बोल सकते हैं, अगर मैं इसकी लैंग्वेज लिखूं या इसका कंसेप्ट जो भी है वो लिखूं तो इसके लिए अपने मैं ये लिख सकता हूँ, देयर इज नो नेट चेंज ऑफ मास ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो देखो अपने 100, अब इसको चाहे ग्राम ले लो या कुछ भी ले लो ना, अगर अपनी सीधी वैल्यू चेक करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना था 100, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई उसका भी टोटल मास कितना है 100। तो देखो क्या है, देयर इज नो नेट चेंज ऑफ मास ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि जो रिएक्शन में जो नेट चेंज है मास का वो बिल्कुल भी नहीं होता। जितना अपने रिएक्टेंट लेंगे और उसका जितना वेट होगा या जितना मास होगा उतना ही मास किसका मिलेगा अपने को, किसका मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट का। ऐसे कभी नहीं होगा। अब देखो इसमें मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि भाई आप ये मानो कि सपोज करो कि जो रिएक्टेंट है उसका तो मास है 100 और यहाँ से जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई इसका मास कितना रह गया 90, तो ऐसे कभी नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। जितना अपने प्रोडक्ट लेंगे और उसका मास उतना ही अपने को फॉर्मेशन होगा या उतना ही अपने को मिलेगा। तो नो, अब देखो 100 मास तो लिया था 100 और मिला कितना 90, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अगर इसकी लैंग्वेज बताऊं तो अपने क्या लिखेंगे, देखो इसके लिए अपने ये लिख सकते हैं क्या कि कोई भी मैटर या सब्सटेंस है, द मैटर कैन नॉट
कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो भी अपने मैटर लिया था वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, हाँ, प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 कितने भी रह सकते हैं, बट अगर जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको अगर अपने कैलकुलेट करेंगे, उसका मास कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल मास रिएक्टेंट के मास के क्या आएगा, इक्वल आएगा। पहली तो बात है। अगर मैं ये बताऊं, इसके लिए कंडीशन और बनाऊं कि भाई जो रिएक्टेंट का मास है वो है 100, सपोज करो रिएक्टेंट का मास है 100 एंड प्रोडक्ट का मास अपने को मिला 120, ठीक है, 120। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको मैं अगर लैंग्वेज में बताऊं तो क्या लिख सकते हैं अपने, द मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, द मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो देखो जो भी मैटर है ना वो डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, मैटर डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड नहीं हो सकता। जितना होगा अपने रिएक्टेंट लेंगे, टोटल मास उसके क्या होगा, इक्वल होगा। इसी ये जो रूल है इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आज अपने जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अपने टोटल 5 रूल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने 2 रूल स्टडी करेंगे और उसके बाद अपने पास कितने रह जाएंगे, 2 और 3 रूल्स अपने स्टडी हो जाएंगे कल, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहाँ तक। फिर अपने पास सिर्फ कितने से रहेंगे, 2, और उसको नेक्स्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।